नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी प्रज्ञा पर। और मैं आपका दोस्त मोहित। तो दोस्तों, मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों चैप्टर नंबर 9th, साइंस की बुक रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करने वाले इसमें दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियां। तो दोस्तों, दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि पृथक्करण की जो विधि है, यानी चीजों को अलग अलग करने की जो मेथड है, जो तरीका है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक है लड़की मल्ली और उसकी बहन है वल्ली। अपनी गर्मी की छुट्टियों को लेकर उत्साहित है और उनके माता पिता ने भारत के विभिन्न भागों में रह रहे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने की योजना बनाई है। तो वे सदैव जो है अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के संपर्क में रहते हैं। क्या आप भी अपने प्रियजनों के संपर्क में रहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, इसका जवाब जो है आप कमेंट में दे सकते हैं। और उनका जो पहला प्राव, यानी जो पहली जो उनकी चाल चलने वाली है या पहली जो रणनीति है, वो क्या रहने वाली है दोस्तों, कि वे लोग जो है हरियाणा में जाने वाले हैं, जहाँ जो है मल्ली और बल्ली की नानी का घर है। और उनका घर जो है बड़े बड़े खेतों से घिरा हुआ है। वे आंगन में जमा विभिन्न प्रकार के अनाजों की ढेरियों देख कर क्या है, खुश हो रहे हैं। और उनकी मामा जी और मामी जी समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ जो है अपने हाथों से चावल और गेहूं जैसे अनाजों से छोटे छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने में व्यस्त हैं। जैसा कि आप चित्रों में देख पा रहे होंगे कि जो है वो किस प्रकार से चीजों को अलग कर सकते हैं, ये किया जा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कुछ। तो मल्ली और वल्ली ये जानने के लिए उत्सुक है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो उनकी नानी जो है वो क्या करती है, उनकी जिज्ञासा है, जो उनकी इच्छा है, उसको शांत करती है, समझाती है कि हम इन कंकड़ों को इसलिए निकाल रहे हैं कि ये अनाज जो है पकाने योग्य हो सके। जैसा कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा दोस्तों कि किस प्रकार से हमारी जो माता जी है, मम्मी है, वो हमारे जब चावल बना रही होती है तो उसमें से कंकड़ों को निकाल रही होती है। क्यों निकालती है? ताकि जो खाना है वो साफ सुथरा बने, हमारे खाते वक्त कंकड़ या बालू मिट्टी वगैरह जैसी कोई भी चीज अशुद्धियां ना आए। तो वे घर के आसपास के क्षेत्रों में घूमते हैं और खेतों तथा मवेशियों को देखते हैं। और उन्हें व्यस्त रखने के लिए नानी जी उन्हें आंखें बंद करके अनाज से छोटे कंकड़ चुनने के लिए चुनौती देती हैं। यानी कहती हैं कि भाई उनको व्यस्त भी रखना है, नहीं तो छोटे बच्चे हैं, ज्यादा चंचल होते हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि क्या एक कार्य देती है। क्या काम है वो? कंकड़ चुनने का काम है। देखिए दोस्तों, इसके माध्यम से हम किन किन टॉपिक को कवर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डार्क कलर में लिखा है मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है दोस्तों? मिश्रण यानी कि मिक्सचर, इंग्लिश में मिक्सचर और हिंदी में मिश्रण, यानी वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, उसको मिश्रण कहते हैं। यानी दो कोई भी चीज मिली होती है, वो क्या होता है, दो या दो से अधिक भी हो सकती है उसमें, वो सारी पदार्थ हमारी क्या कहलाती है? मिश्रण या मिक्सचर। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, गेहूं या चावल मिला हुआ है, या आप देख सकते हैं कंकड़ है, बालू मिक्स है। ठीक है, या आप देख सकते हैं दही में चीनी मिली हुई है। तो ये सारे क्या है? मिश्रण है या मिक्सचर है। तो दोस्तों, किसी भी ठोस मिश्रण से हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने की प्रक्रिया जो है वो हस्तचयन कहलाती है। यानी हस्तचयन दोस्तों क्या होता है? तो जब हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, जब किसी भी मिश्रण को जिसमें दो तीन चीजें मिली हो, जब उनको हाथों की मदद से अलग अलग करते हैं, अलग अलग रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? हस्तचयन, यानी कि हैंड पिकिंग। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जो हाथों की मदद से अपने जो है छोटे छोटे कंकड़ वगैरह को अलग कर रहे हैं, तो यही प्रक्रिया या इस मेथड को या इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? हस्तचयन या फिर हैंड पिकिंग। तो दोस्तों, हस्तचयन में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम हस्तचयन कब कर सकते हैं? तो दोस्तों, हम हस्तचयन
तभी कर सकते हैं जब यह कणों के आकार, उनके रंग, आकृति के अंतर के आधार पर किया जाता है। यानी दोस्तों जो हस्तचयन है वो कणों के आकार यानी उनका जो शेप है, साइज है कैसा है, या उनका रंग कैसा है, इस आधार पर, इस बेस पर ही हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों नमक है और रेत है, वो दोनों ही सेम साइज के हैं, तो उनको क्या हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन वहीं यदि आप देखेंगे कि चावल में कोई कंकड़ आ गया, तो चावल का और कंकड़ का उनका साइज भी अलग होता है और कलर भी अलग होता है, तो इस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं। या फिर आप देखेंगे चने में मान लो कि मटर आ गया, तो मटर और चने का साइज भले से बराबर हो लेकिन उनकी कलर तो अलग है, एक गोल है और एक नॉर्मल अलग टाइप का है, तो इस प्रकार से हम उनको हाथों से भी अलग अलग कर सकते हैं। तो ये बात कही रही है। यदि पृथक किए जाने वाले कण कम मात्रा में हो और सहजता से उठाए जा सकते हो तो हम हाथ से छांटना एक सुविधाजनक विधि सिद्ध हो सकती है। यानी जब पृथक जो है, यानी जो पृथक किए जाने वाले जो कण है वो कम मात्रा में यानी बहुत कम हो, तो हम सहजता से उसको हाथ से हटा सकते हैं और ये हस्तचयन की विधि के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। वहीं दोस्तों दोपहर के खाने में वल्ली और मल्ली को गर्मा गर्म पुलाव परोसा जाता है और पुलाव खाते समय नानी जी देखती हैं कि मल्ली है पुलाव में से साबुत काली मिर्च निकाल कर प्लेट के किनारे रख रही है या रख रहा है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि वो हाथ की मदद से वो कर रहा है, और जो ये हाथ से हटाने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, हस्तचयन है, यानी हैंड पिकिंग है। तो बल्ली मजाक में क्या कहती है कि वाह, यही हाथ से चयन करने की विधि है, अच्छी है ना। नानी जी उन्हें काली मिर्च के लाभ बताती है और मल्ली को इससे भी खाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो कुछ समय पश्चात जो है उनके मामा जी उन्हें खेतों में ले जाते हैं जहां वे काटे गए गेहूं की फूलों के गठरों का अवलोकन करते हैं। दोस्तों आप यहाँ इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये क्या है, गेहूं के फूल है यानी कि जो गेहूं है उसको काटने के बाद जो गट्ठर बनाया गया है उसका एक समूह या एक उनका जो है गठरी बनाया गया है, तो वही क्या कहलाता है, गेहूं की फूल कहलाता है। तो वो देखती है कि कुछ जो फूलों को धूप में सुखाने के लिए फैलाया गया है। दोनों एक एक फूला उठाते हैं और उसमें लगे अनगिनत दाने देखते हैं। कुछ किसान जो है फूलों को एक बड़े लकड़ी के लट्ठे पर पीट रहे हैं और जिज्ञासावश वल्ली जो है मामा से पूछती है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप चित्रों में देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग जो है फूलों की गठरी है यानी गेहूं की फूलों की गठरी है उसको इस पर क्या है, इस पर जो है पीट रहे हैं। तो ये फूलों की क्या है, गठरी है, यानी गेहूं की फूलों की गठरी है जिसे इस लकड़ी पर पीटा जा रहा है। तो ये पूछती है कि ये क्यों कर रहे हैं और ये प्रक्रिया क्या है, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो बताते हैं क्या बताते हैं कि मामा जी समझाते हुए बताते हैं कि वे दाने पृथक करने के लिए, क्या, दाने को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए फूलों को पीट रहे हैं। ठीक है, यानी इसको पीट कर हम क्या करेंगे, अनाजों को अलग करेंगे। यहाँ अनाज अनाज इकट्ठा हो रही है और इसको पीट रही है। तो फूलों से पृथक करने की ये जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, थ्रेसिंग कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें फूलों के गठरों को पीट पीट कर अनाजों को अलग किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को थ्रेसिंग या ओसाई कहते हैं। तो दोस्तों किसान जो है कड़ी मेहनत करते हुए अपने काम का आनंद लेते हैं। समय समय पर वे अपने काम के साथ साथ जो है लोकगीत भी गाते हैं। तो अनाज के अलग अलग किए गए दाने जो है भूसों की ढेड़ियों में मिल जाते हैं। बल्ली फुसफुसाते हुए मल्ली से कहती है, क्या किसान इतनी सारी भूसी में से अनाज निकालने के लिए उसे हाथ से छाटेंगे? तो वह सोचती है किसानों को इन्हें अलग करने के लिए कितना समय लगेगा। आइए बल्ली द्वारा उठाए गए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम लोग क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्रियाकलाप दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि मुट्ठी भर भुनी हुई मूंगफली के दाने ले और उन्हें अपनी हथेलियों के बीच रगड़े। क्या होता है, क्या मूंगफली के दाने से छिलके पृथक करना संभव है? अब इसमें क्या है, फूंक मारे। अब क्या देखते हैं, तो हटाए गए मूंगफली के छिलके और मूंगफली के दानों में से कौन सा भाग उड़ जाता है। यानी कि कहने चाहता है कि आप मूंगफली लीजिए, जब उसको रगड़ते हैं तो क्या होता है, उसका छिलका अलग अलग हो जाता है
और जब आप उसको फूंक मारेंगे तो छिलका जो है वो उड़ जाएगा और जो मूंगफली का दाना है वो आपके हाथों में रह जाता है। ये आपने अक्सर किया होगा। तो वही बात कहा जा रहा है यहाँ पर कि भूसों को अलग करने की विधि क्या होती है। जो अभी हमने मूंगफली के साथ किया वही विधि भूसों को अलग करने के लिए अनाजों से किया जाता है। तो उसको आगे हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि हटाए गए मूंगफली के छिलके और मूंगफली के दानों में से कौन सा भाग उड़ जाता है। तो हम देखते हैं कि जो उसके जो छिलके हैं वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। और आपने देखा होगा कि फूंक मारने से भारी भाग से हल्के भाग अलग हो जाते हैं। यानी जो भारी क्या है, मूंगफली है, और हल्का क्या है, छिलका है, और फूंक मारने से वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो आपके विचार में किसान इतनी सारी भूसी से अनाज कैसे अलग करते हैं। अब ये तो छोटा सा मूंगफली था जिसको हमने फूंक मार के अलग कर दिया, लेकिन अनाज कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है। और इसको कैसे अलग करेंगे, तो इसके लिए हम दोस्तों मशीन का यूज करेंगे या फिर हम एक टेक्निक का यूज करेंगे, एक विधि यूज करेंगे। देखते हैं वो कौन सी विधि रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों पारंपरिक रूप से यानी बहुत पहले से ये प्रक्रिया जो है चली आ रही है। कैसे चली आ रही है कि पारंपरिक रूप से किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को अलग करने के लिए सूप यानी बांस से निर्मित एक पात्र है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ये क्या है दोस्तों, सूप है। ये सूप क्या है, बांस से बनी है। अपने तांबे या पितल के भी देखे होंगे अपने घरों में। तो इसका उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से दोस्तों क्या होता है, भूसी जो होती है वो अलग अलग यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और अनाज जो है इसके अंदर ही रह जाता है। तो ये भी एक क्या है, अनाज को अलग करने का एक विधि है, सूप के माध्यम से। अगले दिन उनके नाना जी उन्हें यह प्रक्रिया दिखाने के लिए खेतों में ले जाते हैं और बल्ली देखते हैं कि खेत में एक किसान जो है ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। किसान जो है उस सूप को, जिसमें थ्रेश किए गए गेहूं के दाने हैं, वायु की दिशा में हिला रहा है। तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं या इस बात से समझ सकते हैं कि क्या गेहूं के दाने और भूसी दोनों अवयव एक ही स्थान पर गिरते हैं। गेहूं के दाने और भूसे में से कौन सा अवयव यानी जो तत्व, जो पदार्थ है, वो उड़कर दूर चला जाता है। क्या पवन दो अवयवों को पृथक कर सकती है। तो इन सभी आंसर को समझते हैं। तो दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो अब सबसे पहली बात दोस्तों, इस प्रक्रिया को करने के लिए हवा किस दिशा में चल रही है, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। तो हवा जो है वो आगे की तरफ चल रही है और जिस तरफ से चल रही है यानी कि पीछे से हवा आगे को चल रही है। और ये व्यक्ति जो खड़ा है वो ऊंचाई पे खड़ा है, ताकि ज़्यादा ऊंचा होगा तो चीज़ें जो है ज़्यादा दूर तक अलग हटके गिरेगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है सूप में क्या कर रहा है, सूप में अनाज को डाले हुए हैं और हवा की दिशा में इसको उड़ा रहा है। तो जब ये हल्की जो भूसी है वो हल्का होता है, जिसकी वजह से ये उड़कर क्या हुआ, एक अलग जगह पर इकट्ठा हो जाएगा दूर, यानी भूसा जो होगा वो दूर गिरेगा। और अनाज जो कि भारी है, अनाज क्या है दोस्तों, भारी है, तो वो क्या है, वहीं गिरेगा और वहीं इकट्ठा होएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओसाई। क्या बोलते हैं, ओसाई, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं विनोइंग। और जो पिछला तरीका था दोस्तों, जिसमें हमने देखा था कि इसको पीट पीट कर अनाजों को अलग किया जा रहा था। जब पीट पीट कर अनाजों को अलग करते हैं तो वो थ्रेशिंग हो गया। और जब इस प्रकार से उड़ाकर हवा में भूसों को या दानों को अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, ओसाई या विनोइंग। तो यहाँ पर लिखा भी है कि मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की यह विधि जो है या ये प्रक्रिया है वह ओसाई कहलाती है या विनोइंग कहलाती है। यानी जब हम किसी मिश्रण में से भारी और हल्के चीजों को, पदार्थों को हवा के मदद से या फूंक मारकर अलग अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को ओसाई या विनोइंग कहते हैं। तो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस बॉक्स में क्या लिखा है ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनता है, जैसा कि आपने पिछले पेपर दिया होगा तो देखा होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, ये क्या है, मशीन है, एक थ्रेसर मशीन है। क्या है, थ्रेसर है। इसका काम क्या होता है, थ्रेसिंग करना होता है, यानी कि भूसों को, अनाजों को अलग अलग करना होता है। तो ये दोनों काम करता है, ओसाई का भी और थ्रेसिंग का भी, यानी भूसों को भी अलग करता है, दानों को भी अलग करता है। तो कौन सी मशीन है दोस्तों, थ्रेशर है। ये क्या है, थ्रेशर। अगले दिन मल्ली और बल्ली अपने पिता जी के मित्र कौन है, घनश्याम भाई से मिलने के लिए अहमदाबाद जाते हैं। कहाँ पर, गुजरात में अहमदाबाद है, वहां जाते हैं। कहाँ से, ट्रेन पकड़कर।
और वल्ली अपनी मामा जी से यात्रा के लिए मीठी पूड़ी बनाने का अनुरोध करती है। वल्ली, क्या मैं गेहूं का आटा गूंथने में आपकी सहायता करूं? मामा जी, आटे से कोई भी व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे में विद्यमान, यानी जो आटे में जो भी चीजें होती हैं कौन कौन सी, चोकर इत्यादि, उनको निकालना पड़ेगा। तो वल्ली कहती है कि हम इसे कैसे करते हैं। मामा जी बताते हैं, हम इसके लिए चालनी, यानी कि जो ये चालना है, इसकी मदद से हम लोग इसको कर सकते हैं। और इसको करने की प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है, तो इसको समझते हैं। तो दोस्तों, चालन यानी जैसा कि आपने इस चित्र में देखा, जिसे हम लोग चलनी कहते हैं, से आटे के बारीक कण, यानी जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो चालनी के छिद्रों, यानी कि जो छोटे छोटे होल होते हैं, उनसे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और बड़े कण जैसे कि चोकर होता है और छोटे कंकड़ चालनी में ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये क्या है दोस्तों, ये चालनी है। और चालनी में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, होल होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं या छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र या छिद्र। तो ये छोटे छोटे होल हो गए। इसमें क्या होता है, जब हम आटा रखते हैं, आपने देखा होगा कि आटा जो होती है वो एकदम महीन होती है, छोटी छोटी होती है, तो क्या करती है, वो नीचे गिर जाती है। और जो कि भूसी होती है, जिसमें कंकड़ वगैरह होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इस छलनी में ही रह जाते हैं। तो जब हम चलनी के माध्यम से चीजों को अलग करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, चालन विधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि सीविंग कहते हैं। इंग्लिश में सीविंग, हिंदी में चालन विधि। तो इसको किताब में क्या कहा गया है, समझते हैं एक बार। तो जैसा कि आपने देखा कि ध्यान से चालनी का अवलोकन करें, तो आप देखेंगे कि क्या चालनी के सभी छिद्र एक ही आकार के हैं। तो चालनी में छिद्र कैसे होते हैं, सब लोग एक आकार के होते हैं, छोटे छोटे छोटे। यदि चालनी में छिद्र पदार्थों से बड़े हो तो क्या छानना प्रक्रिया काम करेगी? यानी अगर छेद ही बड़े बड़े होंगे तो चीजें पहले गिर जाएगी, छनेगी ही नहीं। तो चालनी से गुजरने वाली कणों और चालनी पर रहने वाले कणों के आकार में क्या अंतर होता है? जी बिल्कुल अंतर होता है। यदि उनमें अंतर नहीं होगा तो छोटे छोटे कण नीचे गिरेंगे ही नहीं और बड़े बड़े कण उसमें रहेंगे ही नहीं। दोनों सेम होंगे तो सारी गिर जाएगी या फिर कोई नहीं गिरेगा। तो चीजों का आकार भी छोटा या बड़ा होना बहुत जरूरी है। तो इसका जवाब मिल गया होगा। जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न होते हैं, तब चालन जो विधि है का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, तो आप अपनी किताबों में अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कि चालन विधि क्या होता है। तो चालन विधि का उपयोग कैसे करते हैं, क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण, यानी मिश्रण कैसे होंगे, ठोस होंगे और उसमें दो या दो से अधिक चीजें मिली होगी और उनके कण के आकारों में भिन्नता होगी, यानी उनके साइज होंगे, क्या होंगे, अलग अलग होंगी, तब चालन विधि का उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। यानी जब मिश्रण होंगे, और मिश्रण कैसे होंगे, उसमें ठोस होंगे और ठोस में भी जिनके आकार अलग अलग हो, साइज अलग अलग हो। जैसे आपने गेहूं देखा, चोकर देखा, गेहूं का साइज क्या होता है, बहुत, आटे जो होता है उसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, और चोकर बड़ा होता है। तो इसलिए आसानी से छलनी में या चलनी में या चालन में छन जाता है, तभी इस चालन विधि या सीविंग का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अहमदाबाद पहुंचने पर वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं, जहां वे नमक सत्याग्रह यानी डंडी यात्रा के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपने भी डांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह जाना होगा, जब सरकार ने क्या किया था, नमक पर टैक्स लगा दिया था, तो उन टैक्सों को खत्म करने के लिए क्या किया था, गांधी जी ने एक दांडी मार्च शुरू करी थी। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें क्या है, नमक बनाया गया था और इस कानून को तोड़ने का तरीका क्या था, नमक बनाकर। तो यानी कि हम समझेंगे नमक आखिर बनाया कैसे जाता है, इसमें किस विधि का या किस मेथड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप अपने किताब में यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम जानेंगे कि समुद्री जो जल होता है उसमें पानी में घुले विभिन्न लवण जो है एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। यानी इसमें केवल पानी में आप देखेंगे पानी नहीं होता, उसमें नमक और अन्य चीजें भी घुली मिली होती हैं। ठीक है,
तो आप देखेंगे कि नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल उथले गड्ढों में रखा जाता है। यानी इस प्रकार के आप गड्ढे देखते हैं जो कि घेरा हुआ है और इस गड्ढे में पानी को रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या होता है कि धूप पड़ती है, हवा पड़ती है, यानी धूप और हवा के संपर्क में होता है। जब धूप पड़ेगी तभी तो इसमें जो पानी है वो क्या होगा, वाष्पित होगा, यानी वेपर होगा, उसका इवोपरेशन होगा। ठीक है, वाष्पीकरण होगा। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ जो ये जो है पानी धूप और हवा के संपर्क में आता है और कुछ दिनों में जल पूरी तरह से वाष्पित हो जाती है, यानी इवेपोरेशन हो जाता है और ठोस नमक शेष रह जाता है। और फिर लवण के इस मिश्रण को शोधित करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। शोधित करके यानी इसको फिल्टर वगैरह साफ सुथरा करके नमक प्राप्त कर लेते हैं। यानी नमक बनाने की प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, तो जब नमक प्राप्त करने के लिए हम समुद्र के पानी को एक उथले गड्ढे में रखते हैं और वह गड्ढा कहाँ होता है, जहाँ धूप और हवा उस पर पड़ती रहे। और धूप और हवा पड़ने से क्या होता है, जल जो होता है वाष्पित हो जाता है, यानी उसका भाप बन जाता है जल का, जल उड़ जाता है और उसमें जो नमक होता है वो नमक वही रह जाता है। फिर उस नमक को हम लोग इकट्ठा करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, उसको फिर नमक तैयार हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर जो आप जाने और समझे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भारत में उन जलाशयों के विषय में पता लगाइए जिनमें साधारण नमक पाया जाता है, यानी कि आप आमतौर पर नमक वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आपके किताब में दिया हुआ है, राजस्थान का सांभर झील। इसके अलावा दोस्तों हमारे देशों में जो चिल्का झील है वहाँ से भी नमक को निकाला जाता है। और जो गुजरात में कच्छ के किनारे पर एक झील है वहाँ से भी नमक निकाला जाता है। महाराष्ट्र में भी एक झील वगैरह वहाँ से भी नमक को निकाला जाता है। उड़ीसा में भी झील है तो वहाँ से भी नमक को निकाला जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब गर्मी का मौसम होता है तो हमारे या फिर किसी और के कपड़े पे आपने देखा होगा कि उसके साइड पे वाइट वाइट कुछ दिखाई दे रहा होता है, धब्बा धब्बा सा। वो आखिर क्या होता है, तो अब देखेंगे असल में वो जो होता है वो नमक होता है। हमारे पसीनों में भी क्या होता है दोस्तों, नमक होता है। और गर्मी में क्या होता है, जब पसीना जो है सूख जाता है, कपड़ा सूख जाता है, यानी उसमें से जो पसीना होता है, पानी होता है, वो वाष्पित हो जाता है। और वाष्पित होने से जो नमक होता है वो सेट पर वाइट वाइट धब्बों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होता है, नमक होता है। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया था, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों, मैंने इस पे अभी बात नहीं करा कि आखिरी प्रक्रिया क्या क्या थी। तो ये प्रक्रिया थी दोस्तों वाष्पीकरण। क्या थी दोस्तों, वाष्पीकरण, जिस पे हम बात कर रहे थे। वाष्पीकरण के द्वारा ही हम लोग नमक को प्राप्त करते हैं। ठीक है, वाष्पन या वाष्पीकरण, जिसे इंग्लिश में इवेपोरेशन कहते हैं, इवेपोरेशन। इसके अलावा दोस्तों ये डिब्बा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको भी पढ़े कि जैसा कि आप जानते होंगे कि समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक जो भारतीय प्रणाली है, यानी आयुर्वेद है, जो जड़ी बूटी या चीज़ों पेड़ पौधे से औषधि वगैरह बनाने का काम भी करती हैं। तो आप देखेंगे कि जड़ी बूटी होते हैं या पौधे होते हैं, उनके भागों का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है, इन सामग्रियों जैसे औषधि हो गए, पौधों की जड़ों हो गए, पत्तियों हो गए, फूल हो गए या बीज हो गए, इनको छाया में सुखाते हैं। और इस प्रक्रिया में भी आप देखेंगे कि जो अतिरिक्त जल होता है वो वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, जिससे क्या औषधि का महत्वपूर्ण भाग बच जाता है। तो ये भी वाष्पीकरण का प्रक्रिया ही है कि पौधों में जो अतिरिक्त पानी था वो उड़ गया और जो असली चीज़ था, जो उसमें पौधे मटेरियल बच गया था, उसका यूज हम लोग दवाई बनाने के लिए कर लेते हैं। इसके अलावा आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आप धूप में कपड़ा सुखाते हैं, पानी उड़ जाता है और कपड़ा सूख जाता है, तो वहाँ भी वाष्पीकरण का यूज ही किया गया है, यानी इवेपोरेशन का यूज कर रहे हैं हम। तो दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस चित्र में क्या हो रहा है, तो ये चाय है। चाय को जो है बिना चाय छननी के ही इसमें चाय को डाला जा रहा है। ठीक है, ये चित्र भी काम आएगा आपको, अभी समझते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हाथ की मदद से भी किया जा रहा है। ऐसा भी आपने कई बार जब चावल मम्मी धोती है तो आपने देखा होगा कि हाथ से ही करती हैं, और कुछ चावल रोकने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन कुछ कण तो पानी में बह जाते हैं। इसको भी समझेंगे अभी। तो ये क्या है, ये प्रक्रिया क्या है, इनके भी प्रक्रिया है और इनके भी नाम है, और इनके नाम क्या है, इनके काम क्या है, समझते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, चाय बनाते हैं और चाय बनाने के बाद जब हम उसको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, क्या करते हैं, उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं। तो जब हम चाय बनाया और कुछ समय के लिए उसको रख देते हैं, तो चाय में जो चाय पत्ती होती है, क्या होती है, चाय पत्ती। तो चाय पत्ती क्या होती है, नीचे तल में यानी बेस में उसके बैठ जाती है, बैठ गई। और इस बैठने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, अवसादन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंडिमेंटेशन कहते हैं, सेंडिमेंटेशन या अवसादन। इसको किताबी भाषा में पढ़े तो क्या होता है, जब ठोस और द्रव के मिश्रण, क्या, ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाता है, तो इस प्रक्रिया को अवसादन या सेंडिमेंटेशन कहते हैं। यानी कि समझिए इस बात को कि चाय है, चाय क्या है, द्रव्य है यानी कि लिक्विड है, और चाय पत्ती क्या है, सॉलिड है। तो जब ये दो पदार्थ हो गए और इसमें ठोस पदार्थ यानी चाय पत्ती वो नीचे बैठ गई, द्रव्य है ऊपर रह गया, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों, अवसादन या सेंडिमेंटेशन कहते हैं। और अब क्या करूंगा, अब मुझे चाय पीनी है तो चाय को छानूंगा, लेकिन मेरे पास क्या है, चाय छन्नी नहीं है, तो मैं उसके छन्नी की बिना ही चाय को छानने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि मैं बिना चाय छन्नी की, चाय छन्ना नहीं है मेरे पास, वैसे ही कर रहा हूं। तो जब मैं इसको इस तरीके से या इस विधि के उपयोग के माध्यम से जब मैं इसको कर रहा हूं, तो ये विधि जो है आपका क्या कहलाएगी, निस्तारण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निस्तारण या डिकेंटेशन कहलाएगी, डिकेंटेशन। तो दोस्तों जब बर्तन को क्या, जब बर्तन को तिरछा कर जल यानी द्रव्य को या चाय को हटाया जाता है, तो यह प्रक्रिया निस्तारण या डिकेंटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, डिकेंटेशन। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि चाय है, मैं बिना चाय के छन्नी की मदद से ही मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूं और मैं उसको उठाया और चाय को कप में डाल रहा हूं, ठीक है। तो जब ये मैं डाल रहा हूं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों, निस्तारण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निस्तारण, क्योंकि मैं इसमें कोई भी छन्ना का यूज या छन्नी या चालनी का यूज नहीं कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, चलनी या छन्नी का भी यूज करूंगा। तो जब मैं छन्नी का यूज करूंगा तो क्या होगा, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। यानी दोस्तों जब आप चाय छन्नी की मदद से चाय को छानते हैं, तो चाय की जो पत्तियां होती है वो चाय छन्नी में आ जाती है और चाय सारा आपके कप में आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं निस्यंदन या फिल्टर करना। तो किताब में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं पेज में, कि सारी चाय की पत्तियां चालनी में रह जाती है, चाय से चाय पत्तियां पृथक करने की इस प्रक्रिया को निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। तो दोस्तों इसको सिंपल और सरल भाषा में इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मैंने चाय बनाया, चाय बनाने के बाद जब मैं इसको ऐसे ही रख दूंगा तो चाय पत्ती क्या होगी, नीचे आ जाएगी, और नीचे आ गई तल में बैठ गई, तो ये प्रक्रिया जो कहलाएगी क्या कहलाएगी, अवसादन या सेंडिमेंटेशन। और जब मैं बिना चाय छननी के बिना ही जब मैं इसको चाय को डालूंगा तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों, निस्तारण कहलाएगी, यानी डिकेंटेशन। और अब मैं क्या करूंगा, जब डिकेंटेशन करूंगा तो आप देखेंगे कि मैं बिना चाय की छन्नी कर रहा हूं, तो कुछ चाय पत्ती भी मेरे कप में आ जाएगी, तो ये साफ सुथरा तो नहीं हुआ। तो इस विधि को हम लोग इतना उपयुक्त या अच्छा विधि नहीं मानेंगे। और तीसरा विधि क्या था आपका, निस्यंदन। तो निस्यंदन में आप देखेंगे कि हम लोग चाय की छननी का यूज करेंगे और उस विधि से चाय जो है साफ सुथरी अंदर आएगी और चाय पत्ती उस छलनी में रह जाएगी। उसको क्या कहेंगे हम लोग दोस्तों, निस्यंदन कहेंगे, निस्यंदन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपका जो है चाय तब भी साफ सुथरी नहीं आ रही, तब क्या करें, तब आप दोस्तों दुकान में जाएंगे और वहां से एक फिल्टर पेपर खरीद कर लाएंगे। कौन सा पेपर, फिल्टर पेपर। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये क्या है, फिल्टर पेपर है। इसको बनाने का ये तरीका है, ये प्रोसेस है, ठीक है। और इस प्रोसेस में बनाने के बाद क्या होगा दोस्तों, इस तरह से इसको आप लोग ये जो है फिल्टर पथ को कीप में या फलन में रखेंगे। और इसमें इसका काम क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक होल होते हैं, ठीक है।
तो इसमें से जो पानी है या चाय है वो एकदम साफ सुथरी छन के नीचे आ जाएगी और चाय पत्ती इसके अंदर ही रह जाएगी। तो ये प्रक्रिया क्या है दोस्तों? फिल्टर करना है, फिल्ट्रेशन है। क्या है? फिल्ट्रेशन या फिल्टर करना। यानी जो आपने पढ़ा था अभी निस्यंदन, ये भी फिल्टर करना था या फिल्ट्रेशन था इंग्लिश में। इसके बाद दोस्तों ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रही है। इसमें अतिरिक्त बातें आपको जानकारी मिलेगी कि फिल्टर पत्र, जैसा कि मैंने अभी ऊपर दिखाया था आपको कि दुकान से खरीद सकते हैं व्हाइट कलर का, वो फिल्टर पत्र के अलावा आप और किस चीज़ का उपयोग जो है कर सकते हैं। तो आप छानने के लिए कपड़े का यूज तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप कपास का यूज कर सकते हैं, कॉटन का, चारकोल का, रेत इत्यादि अनेक सामग्रियों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जाता है या जा सकता है। निस्यंदन का चुनाव पृथक की जाने वाली सामग्रियों के कणों के आकार पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें कपास, चारकोल, रेत, ये सभी क्या कहलाते हैं? निस्यंदक यानी फिल्टर करने वाले चीजें। तो फिल्टर पत्र भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों आपने एक चीज और देखा होगा कि कुछ लोग है चाय में कुछ बैग सा होता है, रस्सी से बंधी होती है, उसको चाय में डुबाते रहते हैं। तो वो क्या है और कैसे बनाए जाते हैं, इसको भी इस बॉक्स के जो आंसर लिखे हुए हैं उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक टी बैग है। क्या है? एक टी बैग है यानी चाय की पत्ती की थैली। पहले इसको रेशम या मुलायम कपड़ों से, क्या मुलायम कपड़ों से या रेशम से बनाई जाती थी, क्योंकि ये चाय की पत्ती को रोक लेती थी और जल इनके आर पार निकल जाता था। लेकिन क्या हुआ कि रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता भी नहीं था। और बाद में लोगों ने क्या किया? जाली या मलमल के कपड़ों का उपयोग करने लगे और अंततः उन्होंने फिर बाद में फिल्टर पेपर आ गया और उसका यूज करने लगे। और आजकल जो टी बैग बनता है वो फिल्टर पत्र से ही बना होता है। समझे? यानी पहले कपड़े का यूज किया जाता था। कौन से कपड़े था? रेशम था या मुलायम कपड़ा था। लेकिन बाद में फिल्टर पत्र वाले कागज का बैग बनाकर उसका यूज करते हैं। तो आप जिस चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है कि जाली है और जाली में मछली फंस गई, पानी सारा सारा निकल गया। तो ये भी एक फिल्टर या निस्यंदन प्रक्रिया को बता रहा है, यानी फिल्ट्रेशन या निस्यंदन प्रक्रिया, जिसमें आप छन्नी की मदद से चाय को छान रहे थे। इसी प्रकार उसमें जाली था पर यहाँ भी जाली है और जाली से मछली पकड़ी गई, पानी सारा निकल गया। इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों कि आजकल क्या हो रहा है, लोग प्लास्टिक वगैरह फेंकते हैं, जिससे क्या है? जल प्रदूषित हो रहा है, मछलियाँ भी, उनका भी जीवन है, वो भी नष्ट हो रहे। तो हमें पोल्यूशन, जल में कचरे को फेंकने से परहेज करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर एक इस मछली के ऊपर दुख भरी कविता है कि हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, प्रेरणा देता है। आप इसको मजे से घर पर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज इस चित्र को देखकर आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ये क्या है? तो आपने राधा कृष्ण सीरियल में भी देखा होगा कि हमारी यशोदा मैया जो है इस प्रकार के कार्य करती हैं। तो ये क्या है? माखन जो है अलग कर रही हैं, या मक्खन जो है अलग कर रही हैं इस चित्र में। तो ये मक्खन को अलग करने का भी एक प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मथना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब घड़ों में क्या होता है, घड़ों में एक बड़ी मथनी से दही मथ कर मक्खन प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को दर्शाया गया है और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मथना कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण मक्खन जो है ऊपर तैरता है जबकि छाछ नीचे बैठ जाता है। यानी आप इसमें इंपॉर्टेंट क्या से कहाँ तक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि मथना क्या है। तो सरल शब्दों में समझे मथना क्या होता है। तो जब इस मथनी, यानी जो ये मथनी है, ये इसकी मदद से जब हम दही में से मक्खन को निकालते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? मथना कहलाता है। और इसमें होता क्या है कि मक्खन जो होती है वो हल्की होती है तो वो ऊपर तैरने लगती है और जो छाछ होता है यानी वाटर मिल्क या छाछ भी कहते हैं, वो नीचे तल में बैठ जाती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या है? मथना है। ये भी एक विधि है, इसको भी पेपर में आ सकता है, याद करें।
इसके अलावा दोस्तों इस चैप्टर की आखिरी और लास्ट विधि को हम समझेंगे, जानेंगे। तो आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये भाई साहब जो है चुंबक की मदद से या मैग्नेट की मदद से जो है कील को अलग कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो चीजें, एक क्या है, नॉन मैग्नेटिक चीजें हैं, एक मैग्नेटिक चीजें हैं, यानी एक अचुंबकीय एक चुंबकीय। तो आपने देखा पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि चुंबकीय पदार्थ होती है वो चुंबक में चिपक जाती है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थ जैसे लकड़ी है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो क्या है, चिपकेगी नहीं। तो इस हटाने की विधि को क्या बोलेंगे हम लोग, चुंबकीय पृथक्करण या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। तो दोस्तों वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और लोहा एक चुंबकीय पदार्थ का सामान्य उदाहरण है। आप जानते हैं कि लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि यह चिपक जाता है। और चुंबक का, यहां से आप इसमें लिख सकते हैं पॉइंट बना के, कि चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण यानी मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक थी आपकी चैप्टर, लेकिन इसके साथ ही ये इस चित्र को भी समझते हुए चलते हैं कि क्या होता है जब बहुत सारा कचरा होता है, बड़े बड़े कचरे होते हैं, उसमें लोहे की चीज़ें, टीन वगैरह बाकी चीज़ें भी पड़ी होती है, तो उनको पृथक करने के लिए उन सभी कचरों में से लोहे की चीज़ों को अलग किया जाता है। उसको करने के लिए आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये चुंबक है यहाँ पर, और चुंबक में जो भी लोहे वाली चीज़ें हैं वो सारी चिपक रही हैं, और उसको अलग किया जाएगा, फिर उनको इकट्ठा किया जाएगा और फिर से उसका यूज किया जाएगा, रीयूज करेंगे और फिर से एक नया चीज़ बनाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया हो गई। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसके की पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि हमने मथना पढ़ा, निस्तारण पढ़ा, वाष्पीकरण पढ़ा, निस्यंदन पढ़ा, हस्तचयन पढ़ा, चुंबकीय पृथक्करण पढ़ा, विक्षरण क्या होता है उसको जाना, अपसादन क्या है, छानना क्या है, थ्रेशिंग क्या है, ओसाई क्या है, ये सभी चीज़ें हमने जानी। और दोस्तों यही इस चैप्टर के मूल पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में इसी पॉइंट से जुड़े हुए क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाएंगे। तो इसके साथ ही आपके सबसे शॉर्ट में और इजी तरीके से समझने के लिए या याद करने के लिए आपके पास ये पॉइंट्स है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें सबसे शॉर्ट तरीके में लिखा है जिससे आपका काम हो जाएगा, और जो भी मैंने बताई हैं वो आपको सुनेंगे तो अच्छे से बातें समझ में आ जाएगी, याद रहेंगी। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।